लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो टीम को जोड़ने की बात सर ने कही है वो यहाँ पर इस हॉल में वो पैगाम जो संदेश दिखाई भी दे रहा है। और उनकी लाइन को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइन कहूँगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सियासतदानों तुझे, मगर इस मंच को भी कहने के दरिया को पार करना। अब मैं अनुरोध करता हूँ, सुधांशु जी हमारे बीच में है। इस कार्यक्रम का जो एक महत्वपूर्ण मकसद, वो महत्वपूर्ण मकसद है जातिवाद जनगणना, कास्ट सेंसस। जब इस देश में सबकी गणना हो सकती है, सबकी मतलब सबकी, गाय गधे घोड़े खच्चर सबकी, तो फिर पिछड़े वर्ग की जनगणना आखिर क्यों नहीं? इसी बारे पर हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, निश्चित तौर पर उनके काम को देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान के तभी हम लोग हैं। और आज के लिए सबसे ज़्यादा खतरे में संविधान है। कुछ संस्थाएं लगी है कि किस तरीके से संविधान को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद उनकी जो लालसा है दिल्ली वो उसको लागू करते हैं। तो दरअसल पिछले लगभग 2 सालों से, लॉकडाउन से पहले भी इसी हॉल में हमने 2 से 3 कार्यक्रम जातीय जनगणना को लेकर किया था। और अभी भी हमारा फोकस है 2021 में कास्ट सेंसस होने जा रहा है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक जो बातें हुई, बार बार ये कहा गया कि समस्या की बात हो रही है। मेरे हिसाब से जातीय जनगणना का जो हम लोग लेकर आए हैं, तो एक तरह का जो समस्या बताना नहीं है। जो सारी समस्याएं जो अभी हमारे पूर्वज हमारे पहले के साथी ने रखा कि बहुजन समाज की क्या दिक्कतें हैं और समस्या है, तो उसका समाधान का एक तरीका है कास्ट सेंसस। अगर ये हम करवा पाए तो बहुत आगे की लकीरें खींची जा सकती हैं, बहुत आगे वे फॉरवर्ड हम आगे जा सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर मैं रखूँगा। मैं एक स्टार्टिंग रिमार्क्स में एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से पूछा है कि कब तक आरक्षण बढ़ेगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम ओबीसी को लेकर चल रहा है। रोहिणी आयोग का गठन किया था इस सरकार ने, और रोहिणी आयोग ने ये कहा है कि वो जून जुलाई के महीने तक, 2021 के जुलाई के महीने तक अपनी अनुशंसा लेकर समाज के सामने, देश के सामने आ गए। और रोहिणी आयोग ने ओबीसी को 4 वर्गों में बांटने का फैसला किया है। वो सारे परसेंटेज 10, 9, 6 और 2 का है। इस तरीके से वो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। उसके पीछे भी कभी डिस्कशन होगा। और उसी चीज़ को, इन 2 बिंदुओं को ध्यान में रखकर मेरे इस प्रेजेंटेशन को आप लोग समझिएगा, देखिएगा। मेरे हिसाब से कुछ अच्छी चीज़ें जो आप समाज में जाकर बात कर सकेंगे वो आपके लाभ में होगा। हमारा पहला सवाल ये है कि कास्ट सेंसस क्यों, क्या जरूरी है कास्ट सेंसस? अभी नीरज भाई ने कहा कि इस देश में बकरी की, गाय की, पक्षियों की भी शायद अगर संभव होता तो जनगणना कर लेते। वो संभव नहीं है पक्षियों की जनगणना करना, इसलिए वो नहीं करते हैं। लेकिन इस देश में नागरिक कितने हैं ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन उन नागरिकों के बीच में कौन कौन से श्रेणी के लोग रहते हैं उसके बारे में वो बताना नहीं चाहते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1881 ब्रिटिश शासन के अंदर जातीय जनगणना होती थी और लास्ट 1931 तक ये जातीय जनगणना होती रही है। 1941 में अंग्रेज लोग इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि भारत जो है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा हो गया था, संभव नहीं था करना। इसलिए जातीय जनगणना 1941 में अंग्रेज नहीं कर पाए। भारत सरकार और स्वाधीन देश ने जातीय जनगणना करना बंद कर दिया। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस काम को बंद करा। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने जातीय जनगणना बंद करा दी? अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 सालों का अगर आप पॉलिटिकल जो रिमार्क्स है, जो पॉलिटिकल लोग जो वोट है उसको आप अगर उस तरफ नजर डालेंगे, ये लगातार कोशिश करते हैं कि जो बहुजन समाज है,
एससी में अलग कह दिया जाता है, ओबीसी में अलग कह दिया जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर यादव आयोग लिख दिया गया था, वो आपके ध्यान में हो। हम उस चीज को समझना चाहते हैं, क्या वाकई में किसी हमारे समाज के किसी एक जाति ने या किसी एक खास वर्ग ने ये चीजें कर लिया है? अगर ऐसा है तो हमको उसको एक्सेप्ट करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन ये कौन बताए इसके फैक्ट्स? आप जो लोग अभी जैसे हम टेलीविजन देखता हूँ, जब आप टीवी चैनल्स पर भी बैठते होंगे, लोग देखते हैं फलना जाति की आबादी वहां पर इतनी है, मुसलमानों की इतनी है। अरे भैया ये तो कैसे बोलते हो, जरा ये तो बता दो, हमें तो नहीं पता। आप जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल। अभी भी यहाँ पर कई पॉलिटिकल संगठन से या कोई भी सोशल संगठन के लोग आकर आपसे कह देते हैं कि बिहार में फलना जाति की आबादी इतनी है, उत्तर प्रदेश में इतनी है। जब जनगणना हुआ नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या है वो सारे या तो अनुमान ही रखते। तो मैं इसलिए ये तो हमारा पहला जो सवाल है कि किसने कितना खा लिया? जो कहा जा रहा है क्या वो वाकई सच है? हम बात कर रहे हैं 90% की। 90% ने क्या 90% पोजीशंस जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के सेक्टर्स में क्या हमने ले लिया? क्या बिजनेस में, इंडस्ट्री में क्या हम 90% हमारी भागीदारी हो गई है? ये कौन बताए? और जो भी इस देश में कानून बनाए जा रहे हैं, जजेस जो बैठकर कॉलेजियम वाले जो जजेस हैं, उन्होंने कभी भी इस देश के चलाने वालों से ये नहीं कहा। वो उनको इस बात की चिंता जरूर है कि आरक्षण इतने सालों से क्यों ले रहे हो, लेकिन वो ये नहीं कहते कि भैया जरा ये तो बता दो, ये आरक्षण जो दे रहे हो इसका तुम्हारे पास फैक्ट क्या है? किस जाति की कितनी आबादी है? आपने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले लिया, अच्छी बात है। आपका 10% आपने ले लिया, ले लो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बाकी के 90%, तो पहला चीज ये था कि किसने कितना ले, वो कैसे पता चले? वो तब पता चलेगा जब जाति जनगणना की जाएगी। मेरे भाई अभी कह रहे थे ओबीसी एससी एसटी की होती है, बाकियों की नहीं होती। कुछ साथी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ओबीसी की जातीय जनगणना की मांग करनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कितने सवर्ण हैं वो भी हमें बताओ, और उसके घर में कितने नल लग गए हैं, उसने कितनी बकरियां पाल ली है, उसने कितने गाय पालता है, तो कितनी नौकरियों में ये भी बताओ कि सवर्ण कहाँ पर कितने कितने, ये भी हमें जानने का हक है। तो हमारा जो है, हम जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं उसमें 100% जो लोग हैं उनका एक का हमें आंकड़ा चाहिए, और वो जानना बहुत रोचक होगा दोस्तों। फिर ये इनके साथ इनके जो जितने, अभी मैं आपसे एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिलर्स ऑफ पावर की हमने चर्चा करी है, कौन कौन से? 3 तो हम सब जानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 हमारे पिलर्स हैं। मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर, और हम कहते हैं 90% हमारी आबादी, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के 800 के आसपास एमपी होंगे। 800 में हमारा 90% कितना बनता है? 700 तो कम से कम बनता है ना? कितने हैं? पहला सवाल तो हमको ये तो कॉमन सी बात है ना। अगर हम 90% में बिलीव करते हैं तो हमारे 700 एमपी होने चाहिए थे पार्लियामेंट के अंदर। नहीं है, हम सब जानते हैं। हम बहुत कोशिश कर लेंगे तो 300 साढ़े 300 तक हम पहुंचेंगे। और हम जबकि हम इस बात से बहुत खुश है कि पॉलिटिकली हम तो बहुत आगे बढ़ गए, पॉलिटिकली भी अभी हम नहीं बढ़े। आप बात कर लीजिए जुडिशियरी की, सुप्रीम कोर्ट साफ है, कहीं नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। तो अगर ये तो हमें आपको से दिख रहा, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें आपके सामने आ जाती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नगर पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कि नगर पालिका में और नगर पंचायत में हमारी भागीदारी कितनी है? नहीं पता चल सकता हमें। और अगर नहीं पता चलेगा तो हम इस बात से आपस में भिड़ते फिरेंगे, देखो वहां पर जो है फलना जाति का आदमी बार-बार जीत जाता है, फलना वाला तो हम रह जाते हैं, और हम आपस में लड़ते रहेंगे। और ये जो एका का प्रयास हम यहाँ बैठ कर करने के आए 90% हम एक हैं, जीवन में आप एक नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ये बता दिया जाएगा कि देखो अगर फलना जाति का व्यक्ति ज्यादा दिखता है तो उसकी आबादी भी ज्यादा है, तो आप इस बात से कन्विंस हो सकते हैं कि चलो वोट किया जा रहा है तो ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट बात यह है कि हमारा नारा क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही तो लड़ाई है ना हमारा। तो जब संख्या पता चलेगा तब तो भागीदारी की बात करेंगे। तो ये संख्या आपको जानने नहीं देना चाहिए।
रही है। वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि एक वोट, जो अभी इसी मन से कहा गया कि मुकेश अंबानी हो या एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर सुधांशु कुमार हो या एक रिक्शा चलाने वाला हो, इस देश बाबा साहब ने सबको इक्वल राइट दिया, लेकिन इक्वल राइट का परिणाम इक्वल नहीं निकला। 90% लोगों का 90% भागीदारी नहीं हो रही, ये हम सब जानते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारी नारा हो गया है। वोट हमारा है और राज उनका चल रहा है, ये आपको हमको मानना पड़ेगा, लेकिन उसका तथ्यात्मक जानकारी हमको ना मिल जाए, इसलिए आपका कास्ट सेंसस नहीं होने दिया। जिस दिन कास्ट सेंसस हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि नगर पालिका में, विधायिका में इस जगह पर हम कितने हैं, कितनी संख्या में बैठे, वो आपको पता चलेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। जो बात आई है लास्ट डिमांड पर, जो फेयर शेयर की हम बात कर रहे हैं, फेयर शेयर का डिमांड आप अपने आप शुरू कर देंगे। आज आपको पता चल जाए कि हमारी आबादी इतनी है, क्योंकि आज जब आप 90% कहते हैं, तो मैं तो कई बार अपने वक्तव्य में ये बातें कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे खुद बिलीव नहीं है कि मैं 90% हूँ या हमारी आबादी 90% है, मैं इस चीज को झुठलाता हूँ। आप मुझे कह सकते हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम संस्थानों पे नजर डालते हैं तो हम 90% नहीं दिखते, तो मेरा विश्वास डोल जाता है और मुझे लगता है कि शायद हम 90% नहीं है, शायद मेरी आबादी, हमारी आबादी 50% है, तभी तो हम 50% दिखते हैं। तो वो आप कैसे कह पाएंगे? उसी जुडिशरी के सामने जब आप एक आंदोलन लेकर जाएंगे कि हमारा जुडिशरी में नहीं है, हम जो है ब्यूरोक्रेसी में हम नहीं है, या इंडस्ट्री में हम नहीं है, बिजनेस में हम नहीं है, वो आप कैसे बताएंगे? जब आप कास्ट सेंसस कर पाएंगे तब आप ये बात बता पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग हैं जो कंस्पिरेटर। मैं आपको एक उदाहरण, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 1941 तक जनगणना होती रही, उसके बाद आखिर क्या परेशानी हुई? देवगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी जातीय जनगणना की बात उठी थी और देवगौड़ा जी ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर जो उनके पहले के प्राइम मिनिस्टर ने इस देश से वादा किया था, उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोबारा अभी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब ये हमसे वादा किया गया कि जातीय जनगणना होगी, और आपको बताऊं इस देश में जातीय जनगणना हुई है, लेकिन जातीय जनगणना वो हुई जिसको कूड़े के डस्टबिन में डाला जा सकता है। कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया गया। देश का 5400 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उन्होंने जो वादा किया वो कास्ट सेंसस कराया गया, लेकिन वो कास्ट सेंसस क्या था? सामाजिक और आर्थिक जनगणना कराया। हम कह रहे हैं एक एक चीज बताओ। जब अन्य चीजों का एक एक चीज बताते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। और इसलिए आप देखिए उस चीज को, जो इन्हीं के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे अरविंद पनगड़िया ने, उसने जो है पूरे रिपोर्ट को पूरे के दाम बोला कि ये जो है नीति, जो जब आप जातीय जनगणना कराएंगे तो जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा भारत का जो एक संस्था इस्तेमाल करेगी वो है नीति आयोग, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। नीति आयोग में भी वो वही नीतियां बनाती है कि किसके लिए कितना बजट करना पड़ेगा, कितना रीबजटिंग होगा, कौन सी जगह पर इनको कितनी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन वो आपसे जानबूझकर नहीं बताया जा रहा है। नहीं, और वो खुद अरविंद पनगड़िया कहता है कि ये जो सेंसस कराया गया, जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया गया, वो सेंसस पूरे में देने के लायक है। लेकिन आप इस चालाकी को एक बार जरा समझिए। कांग्रेस की उसने भी खेल करा, बीजेपी है वो भी खेल कर रही है। आपने इसे क्या वजह है? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाती जनगणना कराना चाहिए? ये जो मनुवादी खेल चल रहा है, ये जो मनुवादी गैंग काम कर रहा है, वो खुल जाएगा, वो पब्लिक में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये जो हमें आपस में लड़ाया जाता है वो पोल भी सामने आ जाएगा। और फिर इनको खुद आज जो कहते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि अपनी गिरेबान में झांको, तो जब वो अपनी गिरेबान में झांकेंगे कास्ट सेंसस के बाद, तो उनको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम इस देश की बहुसंख्यकों के साथ क्या करें। इसलिए वो कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते, और उन्होंने जानबूझकर पूरे पार्लियामेंट के बहस के बाद उसमें पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया इस देश ने, वो लोग थे, उन्होंने इस पूरे कास्ट सेंसस को पूरे जानबूझकर, जो हमारा डिमांड क्या है ये हम ये क्लियर करते हैं आपसे। हम कास्ट सेंसस चाहते हैं जो जनगणना रजिस्ट्रार है, जो समाज तक 10 साल में जनगणना
उसके तहत आप कराओगे तभी आपको हर एक फैक्ट फिगर्स मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये अभी एक चीज आपको मैं बताऊं, आप और हम हमेशा से, अभी तो मीडिया की बात हो रही थी, हम उसकी मीडिया में भी आपकी भागीदारी पता लग जाए आप कितने हो। मैं आपको यहाँ दावे से कह सकता हूँ, मेरे साथी बहुत सारे साथी जो चैनल पे काम करते हैं, चैनलों पर जातीय समीकरण है। आपको आप पता करके देखिए कि अलग अलग चैनलों में किस चैनल, हम जब पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि तुम फलना, हम लोग रेस में नहीं थे, सवर्णों के बीच आपस की ये प्रतिद्वंदता होती थी कि तुम फलना जाति के हो, तुम फलना चैनल में अप्लाई करोगे, तुम्हारा वहां हो जाए, तुम फलना जाति के हो, तुम फलना चैनल में अप्लाई करोगे, तुम्हारा मैं नाम भी ले सकता हूँ कि किस चैनल में उस दौर में किस किस जाति के लोगों का वर्चस्व था। आज लेकिन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँ, ये जो मीडिया की बहस है बहुत छोटी मीडिया है। असली जो इस देश की मनोवादी मीडिया बैठी है वो मंदिरों में बैठी है, और उसके कैंपेन को काटना हम सब के लिए असंभव है। सब ये आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो लोग मंदिरों में बैठकर कैंपेन चलाते हैं, वो कैंपेन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। वो हमें मिलने नहीं देते, वो हमारे को ये एहसास नहीं होने देते कि हम 90% हैं। और इस हम लोग ठीक है कि रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो रिलीजन इस्तेमाल करता है अपने 10% की सुरक्षा के लिए 90% लोगों को। ये भी हम सबको समझना चाहिए। अगर कास्ट सेंसस हो गया तो सारे आंकड़े वहां पर खुलकर सामने आएंगे, इसलिए ये होना नहीं होने देंगे आप। इसलिए हम सबको इस चीज को फोकस करके समझने की जरूरत है कि हमें जाना कहां है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू जो हमने शुरू में कहा कि 800 के आसपास पार्लियामेंटेरियंस हैं, और मिनिमम अगर हम 90% की बात करते हैं तो हमारे 700 लोग होने चाहिए। वो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास झूठे आंकड़े रखे जाते हैं। ये जो सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट पैदा हुए, ये सेफोलॉजिस्ट झूठे आंकड़े रखते हैं। आप उनसे कभी पूछिए कि भाई साहब आप ये कह रहे हो कि बिहार में 14% यादवों की आबादी है, कहां पर मिल गया ये बता दो, और वो भी बता देंगे कि इस क्षेत्र में ये वाला जो जाति है इसकी आबादी ज्यादा है, इसको टिकट देंगे तो आपका ये जीत जाएगा। सवाल ये है, जो दो इंपॉर्टेंट पहलू जो इसमें मैं बताना चाहता हूं, एक तो जितनी भी नेशनल राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप अभी भी अगर आप पिछले दिनों अभी एक आंकड़ा हम सबके सामने आया था बिहार चुनाव के दौरान, वो आंकड़े आप सबको देखने चाहिए। एक दौर था बिहार में 65 एमएलए राजपूत जाति के जीतते थे, आज वो 8-10 पे सिमट गए। वो तब आया जब हमारे अंदर ये जागरूकता आई। ऐसे करके आप देखेंगे उनका पूरा डिक्रीज है, लेकिन वो दोबारा से रिराइज कर रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दोबारा से। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो नेशनल पार्टीज हैं उनको एक गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, उनके सामने गलत आंकड़े जातीय आधार, जातीय स्थितियों के जो भौगोलिक स्थितियां उनके अंदर जो जातियों की आबादी दिखाई जाती है वो गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, और गलत आंकड़े पेश करके वैसे लोगों को उम्मीदवार बना लिया जाता है जो कमजोर साबित होंगे। आप इसमें यहाँ पर आप पुनः फैक्ट को याद कर लीजिए। पुनः फैक्ट में बाबा साहब अगर कह रहे थे कि हमको जो प्रतिनिधित्व वाला दे दो, रिप्रेजेंटेशन वाला दे दो, उसकी वजह यही थी कि अगर हम ये आरोप बहुत कई लेवल पर सही साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे लोग जीत कर जा रहे हैं वो हमारी बात नहीं रखते, क्योंकि उनको ये डर दिखाया जाता है। कैसा है, अगर तुमने ज्यादा सोशल जस्टिस की बात कर दी ना तो वहां पर इतनी आबादी हमारी भी है, बोलो मत ज्यादा, ये तो अगली बार पार्लियामेंट नहीं जा पाओगे, अगली बार विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे, और उससे भी ज्यादा अगर बोलोगे तो जो नेशनल पार्टी के लीडर जो तुम्हें टिकट देते हैं तुमको अगली बार टिकट नहीं देंगे। तो इसीलिए जो जानबूझकर वैसे कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है, वैसे लोगों को दिया जाता है जो बेचारे हमेशा इस पशुपेश में रहते कि हमने अगर ज्यादा सोशल जस्टिस की बात कर ली तो वो हम जो है वहां से नहीं तो या तो हमारा टिकट काट दिया जाएगा या नहीं तो हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करके हमें हरा दिया जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर तो कोशिश करते हैं कि वैसे लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए जो सोशल जस्टिस की बात है। सर आगे कर दीजिए। इसमें एक जो ये मैंने पहले इसकी चर्चा कर ली है कि सब चीज की गणना हो जाए,
आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपके घर में पानी कैसे पीते हैं, चापा नल है या सरकारी नल आ रहा है? नल आ रहा है तो उसमें कितने, आपके पास कितने नल लगे हुए हैं, कितने आप बल्ब जलाते हो? ये भी जाती जनगणना जब होती है, सॉरी जब जनगणना होती है देश में, तो आपसे पूछ लिया। लेकिन ये आपसे, और अच्छे चीज में और इम्पोर्टेंट पहलू मैं आपको बता दूं, जब आप जातीय जनगणना की बात करेंगे तो मीडिया से एक विमर्श उछाला जाता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, हमारे उसका हिस्सा है जो मैंने पीछे आया था। लोग तुरंत आप देखेंगे एक तबका उभर के आएगा कि नहीं नहीं जी मैं तो जाति नहीं बताऊंगा, मैं तो भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि ये आदमी बड़ा प्रोफेशनल है, ये बात कर रहा है इंडियन की बात कर रहा है। वो हमें मूर्ख बना रहा है, क्योंकि वो इंडियन तो हम है ही, हमें बताने की जरूरत है क्या? इस देश का हर नागरिक भारतीय नहीं है, ये बताने की जरूरत है। जब आप भारत की जातीय जनगणना, भारत में जनगणना करा रहे हो, तो वहां पर लंदन का नागरिक अपने को नहीं बताएगा ना। तो ये लोग ये जो मीडिया के अंदर जो विमर्श खड़ा किया जाता है और ये लोग खुश होते हैं कि मैं तो ये बताऊंगा कि मैं इंडियन हूं, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें कहना चाहिए कि नहीं, हम बताना चाहते हैं कि मैं फलना जाति से आता हूं, और पूरा भारत देश और इस देश के जो सत्ताधीश है वो बताए कि देश में किसकी आबादी है, वो हमारे इस 90% नौजवानों के हित में होगा। हम इस चक्र में ना पड़ें कि इंडियंस हम पहले बहुत ज्यादा, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा या इंडियंस, हमें किसी और की तरफ उसको बताने की जरूरत नहीं। और इम्पोर्टेंट बात जो इससे लाभ क्या हो, देखिए दोस्तों, जब भी सोशल जस्टिस की बात आती है हम टोटली फोकस कर जाते हैं कि रिजर्वेशन। आपसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का लाख लोग केंद्रीय नौकरियों में है इस देश में, और 33 लाख केंद्रीय नौकरियों में से अगर आपने लड़ाई करके 1% बढ़ाया तो 30 लाख नौकरी बढ़ेगी, 2% बढ़ाया तो 60 लाख नौकरी बढ़ेगी। और जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, बिजनेस, इंडस्ट्री, खेती, किसानी, बैंक के लोन, ये हमारी चर्चा का विषय है ही। हम केवल ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। बैंक में जो आज विजय माल्या से लेकर लोग भागे होंगे, इसका पैसा वो हमारे ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, नहीं है। तो हमें वो भी देखना है इकोनॉमिक पॉलिसी। जब आप जातीय जनगणना कराकर क्लियर हो पाओगे तो आप यह तय करवा सकते हो कि लोन में आपको कितना परसेंट किस हमारे नौजवानों को कितना लोन मिलना चाहिए। आप इंडस्ट्री के लिए जब नियम बनाए जाएंगे ये हम तय करवा सकते हैं। आज मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक अभी कार्यक्रम कितना चल रहा है, जब सरकार आई थी तो उन्होंने जो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया, और स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे पैसे बांटे गए देश में। मैं अगर आपका जातीय जनगणना हुआ तो आप पूछ पाते कि स्टार्टअप इंडिया में हमारे लोग 90% वाले कितने हैं, जरा ये बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 90% वाले 1% भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये एंटीडॉट का काम करेगा। उन सारे जो विमर्श करे जाते हैं, जो विरोध में हमारे विमर्श करे जाते हैं, उसके लिए काम करेगा अगर हमने जातीय जनगणना कराई। चल आगे कर दीजिए। लास्ट ये है कि ये सारे डिटेल्स हम लोग पेपर वर्क कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। अगर हम ये लेकर आ पाए और हमने इसको करा लिया, अगर हम इसमें सफल हो पाए, आप यकीन मानिए इस देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा, पूरी सोच बदल जाएगी, और नैतिक रूप से हम उनको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर पाएंगे कि तुम 70 सालों से हमारा हक हमारे पीछे में बात नहीं कर रहा। आजादी के बाद लोकतांत्रिक देश में भी हमारा हक किस तरीके से मारा गया है वो हम पब्लिक में ले पाएंगे। तो ना तो जुडिशियरी हमारे लिए सवाल पूछ पाएगी कि आरक्षण कितने दिनों तक, ना ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग ये कह पाएंगे कि ये आरक्षण गलत है, और ना ही लोग पार्लियामेंट में बैठ के इसके खिलाफ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप सबने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।